मॉर्निंग एवरीवन। यूनिट 1 स्टडी कर रहे हैं हम, और यूनिट 1 में कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ये हम पढ़ चुके हैं। होप कि आप सबको क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने सीक्वेंस में डाली थी वो थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है ऑर्बिट के ऊपर। जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के, उसको ऑर्बिट कह देते हैं। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमने वाले के मोशन को हम कह देते हैं ऑर्बिटल मोशन। दैट इज ऑर्बिटल मोशन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने एक्सिस पर भी घूमता है। इसको हम कह देते हैं उसकी स्पिन मोशन कह देते हैं, या फिर हम इसको कह देते हैं स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ दो तरह के मोशन हैं। फर्स्ट वन इज द ऑर्बिटल मोशन एंड सेकंड वन इज द स्पिन मोशन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, फिजिक्स में आप लोगों ने सोलेनॉइड का केस पढ़ा हुआ है कि इस तरह से मैंने कॉइल ले ली, यहाँ से मैंने करंट को गुजार दिया। करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को पास करा दिया। तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, और जब इस सर्कुलर पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो गया, ऑर्बिटल मोशन की तरह हो गया। तो सर्कुलर मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो इस पाथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से इसको हम कैलकुलेट करते हैं और इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन मोशन को शो करता है, अपने एक्सिस पर भी घूमता है, तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। सो there are two type of the magnetic field produced in an electron which is moving around the nucleus। मेटल में भी बिल्कुल सेम ही होता है। कोई भी मेटल लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ स्कैंडियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d1 एंड 4s2। लेकिन स्कैंडियम से स्कैंडियम +2 बनाना है हमें, तो दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे, 4s वाले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 3d1 एंड 4s0। तो इस मेटल की डी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर मेटल जो है वो न्यूक्लियस की तरह बिहेव करेगी, और डी सब शेल के अंदर या डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटल के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा और अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व करेगा। तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी मेटल के कॉम्प्लेक्स में, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन प्लस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन। दो तरह के मोशन की वजह से होता है। इसको मैं लिख देता हूँ जी म्यू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, म्यू एल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जी म्यू एस से रिप्रेजेंट कर दिया। म्यू एल की जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी L इंटू L+1 EH 4π mc।
और जो म्यू एस है उसकी वैल्यू होती है हमारी n इंटू एन प्लस टू ई एच 4πmc। इसके ऊपर डिपेंड करती है दोनों वैल्यू। इसमें अंडर रूट और आएगा जी यहाँ पर दोनों के ऊपर, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हमेशा कांस्टेंट होता है। H है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू है। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। M हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट के बराबर आ गई। इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया BM। BM मीन्स बोहर मैग्नेटोन। बोहर्स मैग्नेटोन का नाम दे दिया हमने इसको BM को। तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है किसके बराबर हो गया, म्यू एल और म्यू एस की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हो गया जी L इंटू एल प्लस वन प्लस N इंटू एन प्लस टू, और दोनों में ये चीज़ कॉमन थी तो बाहर चली गई। EH 4πmc के बराबर आ गई। ये वैल्यू BM के बराबर होती है। तो म्यू टोटल जो है वो बराबर हो गया L इंटू एल प्लस वन और प्लस N इंटू एन प्लस टू होल अंडर रूट बोहर मैग्नेटोन। L जो है यहाँ पर ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। L जो है दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। और जो n है वो है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। देखिए कुछ बुक्स में इसको हम म्यू एस को 4s इंटू एस प्लस वन EH 4πmc से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाद में जाकर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर n इंटू एन प्लस टू से। तो यहाँ पर s जो हमने यूज़ किया है ये होता हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो अभी तक का कंक्लूजन हमारा ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के d ऑर्बिटल में या मेटल के ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है तो मेटल के चारों तरफ घूमता है, जिसकी वजह से उसका ऑर्बिटल मोशन होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन के ऊपर भी घूमता है, स्पिन मोशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो टोटल किसी भी मेटल के कॉम्प्लेक्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसके ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब मेटल का कॉम्प्लेक्स बनता है, मेटल का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो कैसे होता है जी, देखिए स्कैंडियम प्लस टू का हमने केस लिया था। ये मेटल जो है वो फ्री स्टेट में है, तो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मेटल के जो d ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया जी। मेटल के जिन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम बोलते हैं फिल्ड d ऑर्बिटल, और बाकी जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता उनको हम बोलते हैं एम्प्टी d ऑर्बिटल्स। एम्प्टी d ऑर्बिटल। तो जब मेटल का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मेटल के साथ लिगेंड जुड़ेंगे, 4 लिगेंड जुड़ेंगे, 6 लिगेंड जुड़ेंगे या 5 लिगेंड जुड़ेंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा मेटल का। तो ये जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड के ऊपर हमेशा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो व्हेन ए मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, लिगेंड डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कहें कि लिगेंड जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ देता है, डोनेट्स, लिगेंड डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एम्प्टी d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। तो जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करेगा तो मेटल के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे पहले के कंपैरिजन में, या कहें कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि d ऑर्बिटल कहाँ है, किसके पास है, मेटल के पास। तो इस बढ़े हुई d ऑर्बिटल की डेंसिटी को, बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कंपनसेट करने के लिए मेटल अपने फील्ड d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, जहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहले भरे हुए थे, उन इलेक्ट्रॉन को मेटल को बैक डोनेट कर देता है, ताकि इस बढ़े हुए नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट किया जा सके। इसको बैक डोनेशन कह देते हैं।
या फिर इसको सिनर्जिक इफेक्ट कह देते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन पहले मेटल के डी ऑर्बिटल में था मेटल का, और मेटल के चारों तरफ घूम रहा था, वो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ चला गया, मेटल ने किसको दे दिया, लीगेंड, तो लीगेंड के पास चला गया वो, तो जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन ख़त्म हो जाएगा। और ऑर्बिटल मोशन ख़त्म हो जाएगा तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट भी क्विंच्ड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन। क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मोशन, मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब मेटल का कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या कहें कि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है। उसी नेगेटिव चार्ज की बढ़ी हुई डेंसिटी को कंपनसेट करने के लिए मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड को बैक डोनेट कर देता है ड्यू टू द सिनर्जिक इफेक्ट। Due to this, orbital motions of the electron around a metal is quenched. This is called as quenching of orbital motion. अब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा था मेटल का, वो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन ऑर्बिटल मोशन की तो क्विंचिंग हो गई। अब जितना भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा इट विल बी ड्यू टू द स्पिन मोशन। तो इस फॉर्मूला को मैं स्पिन मोशन फॉर्मूला बोल देता हूँ, या कि स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू द स्पिन मोशन किसके बराबर हो गया जी, n इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट बोहर मैग्नेटोन। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मैग्नेटिक मूवमेंट को हम स्पिन ओनली फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन की इसमें क्विंचिंग हो जाती है। n क्या है इसमें, n इज आवर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए शुरू करते हैं d0 के केस से। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ऑर्बिटल में तो n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जी 0। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0 बोहर मैग्नेट। d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में d सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट आएगा जी इसका 1.732 बोहर मैग्नेटोन। यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 रूट 3 आ जाएगा जी। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। अगर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं डी सबशेल में तो n की वैल्यू होगी जी 2। मैग्नेटिक मोमेंट आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.9। तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3, तो n की वैल्यू होगी 3। मैग्नेटिक मोमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली 3.9। अगर चार अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं d4 कॉन्फ़िगरेशन में तो n की वैल्यू आ गई 4। मैग्नेटिक मोमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली 4.9। d5 का केस अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, 5 बगैर पेयर वाले। मैग्नेटिक मोमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली 5.9। d6 का केस देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 4। n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मैग्नेटिक मोमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली 4.9। d7 में 1 2 3 4 5 6 7, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर, 3। मैग्नेटिक मोमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली 3.9। d8 का केस अगर हम देखें तो d8 में जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने आ जाएंगे, 2। तो n की वैल्यू होगी जी 2। मैग्नेटिक मोमेंट होगा अप्रोक्सीमेटली 2.9। d9 का केस अगर हम देखें, d9 के केस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो पेयर में नहीं है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1। मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.732। और d10 में क्योंकि सारे के सारे भरे हुए हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया, 0 बोहर मैग्नेट। इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स को अगर हम
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें। ये मैंने एक मैग्नेट ले ली, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ चलती है? नॉर्थ टू साउथ। तो ये क्या हो गया जी हमारा? दिस इज आवर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये हो गया जी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इसको वीकली अट्रैक्ट कर सकता है या स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर सकता है, या वीकली रिपेल कर सकता है और स्ट्रॉन्गली रिपेल कर सकता है। तो इसी के बेसिस पर किसी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो किस तरह से बिहेव करता है, इसी बेसिस पर हमने 4 तरह से इसको डिवाइड कर दिया: पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डेफिनेशन आप लिख लेना, मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ। जब किसी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, बी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो it is weakly attracted by the external magnetic field. A transition metal complex which is weakly attracted by the external magnetic field is called as paramagnetic substance. हर वो सब्सटेंस जिसके पास एट लीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, बगैर पेयर वाला, behave as a paramagnetic substance. So those transition metal complex which are having at least one unpaired electron act as paramagnetic substance. Diamagnetic substance are those substance which are weakly repelled by the external magnetic field. weakly repel करता है। और ऐसे ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, वो वीकली रिपेल होते हैं एंड बिहेव एज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज मैग्नेटिक सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्गली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम हम जानेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।